हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और आज 5 तारीख के जो करंट अफेयर है इसे देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है जो आपके रिजल्ट्स के लिए। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें काउंट करते जाएं और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि शार्ली बोटचवे का संबंध किस देश से है जिन्होंने राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में पद ग्रहण की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शार्ली बोटचवे का संबंध जो है किस देश से है, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, घाना या फिर नाम्बिया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे कि शार्ली बोटचवे का संबंध किस देश से है, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शार्ली बोटचवे का संबंध जो है एक कहाँ से है, तो आप देख सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से, घाना से। कहाँ से हैं? घाना से हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला जो कि बन गई हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जो कि इनका कार्यकाल की बात करें हम तो इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए इनका होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें और थोड़ा देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल के बारे में अगर देखेंगे तो राष्ट्रमंडल जो कि 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन का उप जो कि निवेश हुआ करता था। ठीक है, तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रमंडल की स्थापना की बात करें हम तो साल 1926 में की गई थी। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि अगर सदस्य की बात करें हम तो अभी वर्तमान में इसके 56 सदस्य हैं। ठीक है, तो आपको राष्ट्रमंडल के बारे में इतना थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और इसमें देश है दोस्तों कि इसका मुख्यालय की बात करें हम तो लंदन यूनाइटेड जो किंगडम में है। ठीक है, और इसके कॉमनवेल्थ के प्रमुख जो कि ब्रिटिश सम्राट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें बात करें हम राष्ट्रमंडल की तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जो कि 1947 में आज़ादी पाने के बाद जो इनमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हर साल की बात करें हम तो 24 मई को जो कि राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है और यह भारत के कौन सा राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। ठीक है, तो पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, तो इसका आप बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जीन बैंक जो कि एनजीबी की स्थापना की घोषणा की है और यह भारत का जो है कौन सा राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। ठीक है, तो पहला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने बजट 25-26 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है और इसकी योजना के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और यह भारत का दूसरा जो कि राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। कौन सा होगा? दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दूसरा जो है आप आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीन बैंक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पौधों की आनुवंशिकी सामग्री जैसे कि बीज, ऊतक, पराग का भंडार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फसलों की किस्मों को जो कि विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से, जीन बैंक के माध्यम से। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और याद रखेंगे। ठीक है, कि इसकी जो अगर मुख्यालय की बात करें हम जीन बैंक की तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं की बात करें दोस्तों अगर जीन बैंक के बारे में तो अगर देखें तो 2157 प्रजातियों से लगभग 4.71 लाख पर जो कि प्राप्ति संग्रहित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि एस आर एम बी स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो एस आर एम बी स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन है विराट कोहली को, या फिर एम एस धोनी को, रोहित शर्मा को, सचिन तेंदुलकर को। तो आप नाम बताने के प्रयास करेंगे कि एस आर एम बी स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि कोलकाता में एक स्थित है एस आर बी एम, जो कि सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा को जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? तो रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एस आर एम बी को। ठीक है, स्टील जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि इसके पहले अगर बात करें हम, तो इस कंपनी के जो कि ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव भी इसके पहले रह चुके हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझने की प्रयास करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का प्रमुख किससे नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो डीबीएस बैंक इंडिया के जो, ठीक है, एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का प्रमुख किससे नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन है निधि तिवारी को, जया भट्टाचार्य को, रंजीत कोहली को, या फिर अंबुज चंदना को। तो आप इसका बतान करेंगे। ठीक है, कि डीबीएस बैंक इंडिया के जो है किससे जो है एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो अंबुज चंदना जो है, इनको जो है डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का प्रमुख इनको बनाया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों डीबीएस बैंक की बात करें हम, तो डीबीएस बैंक लिमिटेड सिंगापुर का एक जो कि बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा एक निगम है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इस बैंक की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 16 जुलाई 1968 को की गई थी। ठीक है, जबकि इसका मुख्यालय की बात करें हम, तो सिंगापुर में। ठीक है, और डीबीएस बैंक इंडिया का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो ऑप्शन है रितिका हुड्डा, मनीषा भनवाला, या फिर दीपक पुनिया, या फिर अंतिम पंघाल। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताने के प्रयास करेंगे ऑप्शन। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत ने 2025 की बात करें तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अगर देखें तो 10 मेडल जीते। ठीक है, 10 मेडल में अगर बात करें हम, तो टोटल एक जो गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 हमारा ब्रोंज है। ठीक है, और इसमें मनीषा जो कि भानवाला की बात करें हम, तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसका, तो मनीषा भानवाला का नाम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग साहब देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य में से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर बताने के प्रयास करें। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सौदागरी जो कि ब्लॉक प्रिंट किस राज्य के से संबंधित है जिससे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो चलिए बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से सजोई गई एक पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। ठीक है, तो कहाँ की है, तो गुजरात की है। चलिए
ठीक है, तो आप यहाँ पर गुजरात यहाँ से लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप यहाँ बता देख सकते हैं, ठीक है, सौदागरी जो ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि अहमदाबाद में लगभग 3 शताब्दियों से प्रचलित एक प्राचीन वस्त्र मुद्रण तकनीकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रिंटिंग शैली में पारंपरिक रूप से कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी, शॉल बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जानने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जीआई भारत में जीआई टैग की शुरुआत की बात करें हम तो 15 सितंबर 2003 को हुई थी, और पहला जीआई टैग जो कि दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें अभी वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला उत्पाद वाला राज्य है। ठीक है, जो टोटल कितना है तो 75 जीआई टैग वाले उत्पाद है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर शहर की बात करें हम तो सबसे अधिक देखा जाए तो वाराणसी को दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो दोस्तों और इसमें हम लोग सब देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर गुजरात की बात करें हम तो इसका घर चोला और हस्तशिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें देखा जाए तो पश्मीना ऊन जो है लद्दाख को दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन है चंद्रिका टंडन, मायना स्वामी, मनोज सिन्हा या फिर डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि उगादी पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए तो जैसा कि आपको पता है उगादी पुरस्कार की बात करें हम तो इसे किसे दिया गया है, तो मायना स्वामी को जो दिया गया, किसे? मायना स्वामी को दिया गया। आप यहाँ पर मायना स्वामी को नाम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विक जो कि मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, किसको? मायना स्वामी को। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर याद रखेंगे। दोस्तों अगर उगादी पुरस्कार की बात करें हम तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कि वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वक्फ संशोधन जो बिल है 2025 में लोकसभा में किसने पेश किया, तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू या फिर अनुराग ठाकुर। तो आप इनका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि वक्फ संशोधन बिल 2025 में लोकसभा में किसने पेश किया। दोस्तों ये काफ़ी चर्चा के विषय में भी है, तो जो आपके चर्चा में रहेंगे वही आपके एग्जाम्स के पर्चा में भी देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए आप इनको ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि वक्फ संशोधन जो बिल है 2025 में लोकसभा में किसने पेश किया है। ठीक है, ऑप्शन नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, किरण रिजिजू हैं और अनुराग ठाकुर हैं। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री अभी किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा दोस्तों कि बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का एक प्रस्ताव है, और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि मुसलमान जो कि वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर वक्फ संशोधन बिल की बात करें हम तो 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए 1955 में क्या किया गया कि वक्फ एक्ट के नाम से जो है कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। ठीक है, और 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस वक्फ देश भर में करीब 32 जो कि वक्फ बोर्ड हैं और वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करती है। कौन? तो बोर्ड करती है। ठीक है, बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों
के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो 51 वर्ष, 52 वर्ष, 53 वर्ष या फिर 54 वर्ष। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के जो है कि 52 वर्ष पूरे हुए, कितने, तो 52 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात करें हम तो 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, ठीक है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत अगर बात करें हम तो टाइगरों की आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। और भारत के पहला अगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें हम तो 2006 में भारत में बाघ की आबादी केवल 1411 थी, जबकि 2022 में इसकी आबादी को बढ़कर 3682 हो गई है, ठीक है। यानी दुनिया के लगभग 75% अगर जंगली बाघ भारत में ही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ ध्यान रखिएगा। और भारत के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं और कैलाश जो कि श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनको बोला जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें और देखें हम तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें हैं तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हाल ही में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो कि माधव नेशनल पार्क भारत का जो कि 98वां टाइगर बना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर ही तो 56वां की तो गुरु घासीदास जो कि तमोर पिघला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है उसको बनाया गया था। जबकि 57वां की बात करें हम तो राता पानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 2024 बनाया गया था। जबकि अगर 58वां की बात करें हम तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 2025 में इसे बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को और इसमें देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि निहारिका सिंघानिया ने एजेल हॉप CSI लीडर घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि निहारिका सिंघानिया ने एजेल हॉप CSI लीडर जो कि घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीती है, ठीक है। ऑप्शन गोल्ड मेडल है या फिर सिल्वर मेडल है या ब्रॉन्ज मेडल है या फिर इनमें से कोई मेडल नहीं है। तो आप इसको बताने की प्रयास करेंगे, ठीक है, कि निहारिका सिंघानिया ने कौन सा मेडल यहाँ पर जीती है घुड़सवारी में, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यह जो घुड़सवारी प्रतियोगिता है जो कि बेल्जियम में आयोजित की गई थी और इसमें भारत की जो कि निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीती। कौन सा स्वर्ण पदक यहाँ पर जीती, यानी कि गोल्ड पदक यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम सब देखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और कबड्डी। तो आप बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है या फिर कबड्डी है। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर वंदना कटारिया की बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि वंदना कटारिया के संबंध जो है हॉकी से, किससे, तो हॉकी से इन्होंने संन्यास लेने की अंतर्राष्ट्रीय जो कि मैच हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर बताने की प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के CM अभी वर्तमान में
जो कि मोहन यादव हैं, और इन्होंने 1 अप्रैल 2025 को राज्य की राजधानी जो कि भोपाल में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिए। कहाँ पर? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम स्कूल चले हम अभियान की, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को समय पर पाठ्य जो पुस्तकों का वितरण और सूचित करना और स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका जो कि हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। ठीक है, तो देख सकते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर हिमाचल प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो कि उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश को यहाँ पर नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इसने फाइनल में किसे हराया था? तो हिमाचल प्रदेश को हराया था। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि अभी जो कि वर्तमान में विधानसभा जो कि अनुवादक की सुविधा से लेस होने वाला देश का पहला विधानसभा बन गया। कौन? उत्तर प्रदेश। और भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की कर्मचारी राज्य बीमा का विस्तार उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरहुल जो कि महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर झारखंड। ठीक है, तो सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर झारखंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड और छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्रों में जो कि नव वर्ष बसंत ऋतु के आगमन पर 1 अप्रैल को सरहुल उत्सव आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ? झारखंड राज्य में। ठीक है, आप झारखंड को यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है कि साल वृक्ष की पूजा। साल वृक्ष की पूजा इसकी जो कि शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, और इस त्यौहार में प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। तो दोस्तों झारखंड की अगर बात करें हम, तो झारखंड में कुछ आदिवासियों के नाम रखेंगे। जैसे देखा जाए तो उराव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा जो है इस सरहुल को मनाया जाता है। ठीक है, और झारखंड के कुछ और भी जो कि प्रमुख त्यौहार हैं, आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कर्मा है, सोहराई है, जावा है, टूसू है, हल है, और इस प्रकार से यहाँ के जो है कुछ प्रमुख त्यौहारें हैं। ठीक है, अगर दोस्तों श्रावणी मेला की बात करें हम, तो झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के पास इसे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश में फेस रिकॉर्डिनेशन सिस्टम से लेस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरीक़ा से फेस जो कि रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, और उसी से संबंधित जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है लगाया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फेस रिकॉर्डिंग्स जो कि सिस्टम में से बात करें लेस सीसीटीवी कैमरे को लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली। तो आप इस चीज़ को बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली की बात करें हम, तो दिल्ली जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लेस सीसीटीवी कैमरे का जो जाल बिछाने जा रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपराधियों की धरपकड़ और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? दिल्ली, आप ऐसे लगाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है,
तो विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, पुणे में या फिर चेन्नई में। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि विकसित भारत युवा संसद 2025 की बात करें हम, तो इसका अगर नेतृत्व की बात करें हम तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार के जो मंत्री हैं, ठीक है, और इसे जो है, ठीक है, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में जो है इसे आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, ठीक है, युवाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक नीति से जोड़ना, शासन और राष्ट्र निर्माण उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर के, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? ठीक है, कहाँ पर किया है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ऑप्शन लखनऊ में या फिर पटना में, हिसार में या फिर नई दिल्ली में। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है, और इन्होंने हरियाणा के हिसार में जो कि महाराजा जो कि अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहाँ? हिसार को यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किसने सफलतापूर्वक, जो कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में सफलतापूर्वक जो कि फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया। ठीक है, तो ऑप्शन है स्पेस एक्स, इसरो, ईसा या फिर जाक्सा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, किसने किया है? तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं, ठीक है, कि स्पेस एक्स की बात करें हम तो फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक से लॉन्च किया। किसने? स्पेस एक्स। ठीक है, फ्रेम 2 एक चालू निजी मानव जो कि अंतरिक्ष उड़ान एक मिशन है। ठीक है, और पृथ्वी के जो ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला जो कि मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, और तो उसमें देख सकते हैं कि नासा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन जो कि 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन को पूरी तरीके से नागरिकों की टीम शामिल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों यही है कि मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, और इस मिशन में जो कि अंतरिक्ष में पहली बार एक्स-रे परीक्षण और माइक्रो ग्रेविटी में मशरूम उगाने का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप देख सकते हैं कि कितने इसकी मेन उद्देश्य हैं जिसके लिए इसको मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो कि मजदूरी दरों में वृद्धि की है। कितनी वृद्धि की है? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की सूचना जारी किया है, और ये अगर बात करें हम तो यह वृद्धि दर कितना है? तो 2 पॉइंट, अगर देख सकते हैं कि 2 पॉइंट लेकर, ठीक है, 2.33% से लेकर, ठीक है, ये कितना के बीच में? 7.848% के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी जो लिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। ठीक है, तो 2.33% से लेकर 7.48 के बीच में है। ठीक है, और यह मजदूरी दर की बात करें हम तो दर 7 रुपये से लेकर 26 रुपये प्रति दिन की दर से इसकी बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि दर जो कि 26 रुपये प्रति दिन की दर से की गई है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों हरियाणा में अगर बात करें हम तो NREGS मजदूरी रुपये जो है 400 प्रति दिन तक पहुँची है। ठीक है, और वही अगर बात करें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम और नागालैंड की बात करें हम, और तेलंगाना में न्यूनतम दर कितना है? तो 7 रुपये वृद्धि दर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो कि गारंटी रोजगार योजना, ठीक है, अगर स्कीम की बात करें हम तो यह 7 सितंबर 2005 में इसे पारित किया गया था, जबकि इस योजना की शुरुआत की
बात करें हम तो 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और शुरुआत में अगर बात करें हम तो इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, ठीक है, यानी कि नरेगा इसका नाम था। बाद में अगर बात करें हम तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको बाद में मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि देश का पहला जो कि सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आनंद गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटका में, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में। तो इसका आप बताने के प्रयास करेंगे कि देश का पहला जो कि सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आनंद गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटका में, या फिर चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संसद ने त्रिभुवन जो कि सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। और विधेयक का उद्देश्य यही है कि गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना, ठीक है। तो कहाँ पर, तो कहाँ पर, तो आनंद गुजरात में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर अगर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की बात करें हम तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है, कि एक केंद्रीकृत विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान जो कि आनंद का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और विश्वविद्यालय के नाम जो है त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, ठीक है। तो भारतीय जो कि रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि शर्ली बोचवे, डॉक्टर पूनम गुप्ता, या फिर निधि तिवारी, या फिर अंजू राठी राणा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है, ठीक है। तो शर्ली बोचवे, डॉक्टर पूनम गुप्ता, या निधि तिवारी, या फिर अनु राठी राणा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम डॉक्टर पूनम गुप्ता की, ठीक है। तो पूनम गुप्ता जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनी है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और डिप्टी गवर्नर के अगर अधिकतम कार्यकाल की बात करें हम तो 5 वर्ष होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें हम तो 4 डिप्टी गवर्नर में स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर और आरबीआई के जो कि क्या है एक डिप्टी गवर्नर है। तो आप इनका नाम को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आरबीआई की बात हो रही तो आरबीआई के जो वर्तमान 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं। और वित्तीय अधिकारी जो कि आरबीआई के जो आप देख सकते हैं, ठीक, उन्हें सुधा बालाकृष्णन है, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छठे जो कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि छठे जो कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा पर गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, या फिर इंडोनेशिया, ठीक है। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि अभी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। और इसी की मेजबानी में जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस देश की यात्रा पर गए हैं भाग लेने के लिए, ठीक है।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर, तो थाईलैंड, जो कि 2 दिन की यात्रा पर यहाँ पर रवाना हो गए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि यह जो है 26/2016 और वर्ष की बात करें 2016 और 19 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बिम्स्टेक की बात करें हम, तो बिम्स्टेक एक अगर बात करें हम, तो यह जो है एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना की बात करें हम तो 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ इसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिम्स्टेक सदस्यों में अगर बात करें हम तो 7 देश शामिल है, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इनमें सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके सदस्य को याद रखेंगे, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है दोस्तों, अगर बिम्स्टेक की अगर उद्देश्य की बात करें हम, तो इसका उद्देश्य है कि बंगाल की खाड़ी में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसके वर्तमान अगर महासचिव की बात करें हम तो इंद्रमणि पांडे हैं, जो कि भारत से हैं। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि पेंशन फंड जो कि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन है कि चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और शिव सुब्रमण्यम रमन या फिर अरुण मिश्रा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या शिव सुब्रमण्यम रमन या फिर अरुण मिश्रा, तो कौन बने हैं, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। इनका नाम को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि चिली के राष्ट्रपति जो कि गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली के बीच कितने समझौते हुए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि चिली के राष्ट्रपति जो कि गैब्रियल बोरिक फोंट की भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली के बीच कितने समझौते हुए हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है 4 समझौते, 5 समझौते, 10 समझौते या फिर 8 समझौते। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो चिली के जो राष्ट्रपति गैब्रियल जो कि बोरिक फोंट जो कि भारत की यात्रा के दौरान अगर भारत और चिली के बीच बात करें तो 4 समझौते पर यहाँ पर क्या हुए, हस्ताक्षर किए गए। कितने थे, 4 समझौते पर। यहाँ पर 4 समझौते को यहाँ पर याद रखिएगा नाम। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर समझौते की बात करें हम तो यह अंटार्कटिका और संयुक्त जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। और 2024-28 की अवधि के लिए जो कि द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए भी समझौता हुआ है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भी समझौते यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला कुछ देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है राकेश रोशन को, समीर कनौडिया को या फिर निखिल सिंघल को या फिर दलाई लामा को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो राकेश रोशन को, समीर कनौडिया को या फिर निखिल सिंघल को या फिर दलाई लामा को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर बात करें हम निखिल सिंघल को। ठीक है, तो निखिल सिंघल को जो है मीडिया रणनीतिकार, बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं और नोएडा हाई राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन जो सिंघल हैं, इनको जो है उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे।
और दोस्तों अगर यह पुरस्कार की बात करें मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको सुबह मॉर्निंग में आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें और आप उससे रटने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।